लगभग 22,000 का करोड़ का लोन था और उसको जो 6 करोड़ के अंदर सेटल कर दिया। ये न्यूज़ पूरे भारत के सारे मीडिया हाउस के अंदर अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरे पास में अभी एक ऑफिशियल कॉपी है NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की, यानी कि इस सेशन में जो भी बातचीत करूंगा वो इस ऑफिशियल ऑर्डर की कॉपी के अकॉर्डिंग ही करूंगा। और दूसरी तरफ मेरे पास में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक स्पेशल प्रोविजन होता है, उसको कहा जाता है लॉ ऑफ गारंटी का। अगर आप किसी और की गारंटी लेते हो ना, तो उस केस में आपकी क्या लायबिलिटी बनती है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डील कर रखी है, खासकर स्पेसिफिकली सेक्शन 128 में। बट इससे पहले यहां पर आप कुछ फोटो जरूर देख लीजिए। एक तो ये कि विजय माल्या जी बाहर बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, काहे का जी लगाना जी। विजय माल्या बाहर बैठे बैठे मुस्कुरा रहा है भारत की इस व्यवस्था के ऊपर कि देखो इतना 22,000 का करोड़ था, खाली 6 करोड़ है जो पे करना, और बकायदा एक अच्छा खासा ट्वीट भी है जो किया। और कुछ लोग ये फोटो भी वायरल कर रहे हैं कि देखो मोदी जी के साथ में जो है सुभाष चंद्र जी जो जी के फाउंडर हैं, और इन्हीं का जो 22,000 का लोन है जो माफ हो गया। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्ट जरूर करूंगा कि आपको जो है ना कानून की शब्दावली को संक्षिप्त समझना पड़ेगा। देखिए, मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, साथ ही साथ में लॉ ग्रेजुएट हूँ, PhD होल्डर, और साथ ही साथ में कंपनी सेक्रेटरी एस्पिरेंट भी हूँ। शायद इसलिए कानून की बात को मैं अपने लिमिटेड नॉलेज के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट वे में समझाने का प्रयास है जो करूँगा। ओके, मैं अपनी योग्यता आपके सामने इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस सेशन के अंदर 1% भी भ्रमित होने का काम न करें, क्योंकि ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जहां पर क्या हो रखा है, चीज़ों को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके समझाया है जो गया। ठीक है, इसलिए हमें ऑफिशियल कॉपी के साथ में चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। अब देखो जी, यहाँ पर क्या है कि करेक्शन ये है कि इसमें डेप्ट वर्ड की जगह अपन वर्ड यूज करेंगे गारंटी। क्या यूज करेंगे? गारंटी। बट मैं आपको बता रहा हूं सेक्शन 128 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ओरिजिनल लोन लिया था या आप गारंटर थे, है ना। क्यों? क्योंकि गारंटर की लायबिलिटी वह बन जाएगी जो कि ओरिजिनल लोन लेने वाले की थी। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को इस जगह पे लेके आऊं, देखो ये है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली कोर्ट नंबर 2। ये उस केस का नंबर है सो एंड सो। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने डॉक्टर सुभाष चंद्र के खिलाफ केस किया था, और भी कई सारे अलग अलग पिटिशंस थे, इनको क्या कर दिया, मिक्स है जो कर दिया गया। देखो सामान्य भाषा में समझ लीजिए, अगर बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर मान लीजिए कंपनी की गारंटी देने वाले लोग अगर वो कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसा है जो नहीं है, तो एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया, जिसको आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कह सकते हो। थोड़ा सा एकदम अच्छा फैंसी वर्ड अगर आपको यूज करना ना, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। कहा जा रहे हो कि मैं IBC में जा रहा हूं, मतलब मैं खुद को दिवालिया घोषित कराने की प्रक्रिया में जा रहा हूं। ठीक है, तो ये 2016 के अंदर कानून है जो बना था, और उसके बाद में 2026 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था। देखो ध्यान से समझना, 2026 का अमेंडमेंट इस केस के साथ बड़ा रिलेवेंट है जो होने वाला है। आप उसको कैसे ऑब्जर्व करते हो, लेट्स सी। तो यहां पर क्या हुआ, इस तरीके से ये अलग अलग केसेस जो है यहां पे फाइल हुए। ओके, अब इन सारे केसेस में कई सारे बैंक इन्वॉल्व है। मजेदार बात बताना चाहता हूं, हो सकता है इनमें से कुछ बैंकों के अंदर तो आपके अकाउंट्स भी होंगे। जैसे उदाहरण के लिए अब ये कनाडा बैंक है, कनाडा बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, RBL बैंक इन्वॉल्व है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, एक्सिस बैंक है जो इन्वॉल्व हो रखा है। तो कई सारे ऐसे बैंक हैं जिन्होंने क्या कर रखा था, फाइनेंस है जो दे रखा था। अब हमारे देश की विडंबना देखो, अगर एक गरीब किसान चला जाता है 50,000 का लोन लेने के लिए, उसको 10 चक्कर कटवाए जाते हैं, और वहां पे कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम सारा डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से होने के बाद ही लोन है जो देते हैं। वहां पर तो उनके अंदर का मैनेजर बहुत जोरदार वर्कआउट करता है। बट व्हाट अबाउट इन द केसेस ऑफ कंपनीज? यहाँ पे क्या हो जाता है, मतलब आज ये नौबत आ रखी है कि 22,000 करोड़ कंपनी नहीं चुका पा रही, इसीलिए तो गारंटर की नौबत आई है। तो 22,000 करोड़ कंपनी को लोन देते समय आपको पता ही नहीं चला, जबकि कंपनी की तो प्रॉपर बैलेंस शीट मेंटेन जो होती है, उस गरीब किसान की तो चलो अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं है, फिर भी वहां पर जो है इतना तहकीकात किया जाता है, और उसमें अगर 1,000 रुपये भी अगर नहीं चुका है ना, तो फिर उसको इतनी खतरनाक तरीके से टॉर्चर भी कर दिया जाता है कि हमारे देश के अंदर कई बार ऐसा दुर्भाग्य होता है कि किसान आपको सुसाइड करता हुआ नजर मिलता है। माफी चाहता हूं, इस वर्ड मुझे यूज नहीं करना चाहिए, बट जो सत्यता है वो है। अब आप इस मुद्दे पर आइए। देखो जी क्या है, इस केस को समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो समझना पड़ेगा। देखिए जी, होता क्या है कि मान लीजिए कि मुझे जो है ना पैसा चाहिए। ठीक है, मैं एक पर्सन हूं आई नाम का, मेरे को पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? मेरे को चाहिए 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ पैसा चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे एक भाई को बुलाया, ये मेरा ब्रदर है उसको बुलाया मैंने, और साथ ही साथ मैंने मेरे 3 दोस्तों को बुलाया, D1, D2 और D3। ध्यान से समझना, एक्चुअल में डॉक्टर सुभाष चंद्र के इस 22,000 करोड़ के गारंटी वाले में जो सेटलमेंट हुआ है, उसका मेन रीजन आपके सामने आसान भाषा में समझा रहा हूं। मेरे को चाहिए था 100 करोड़, मैंने क्या कर दिया इस तरीके से, एक तो मेरा ब्रदर, 3 मेरे दोस्त, और एक मार्केट के बैंक, यानी कि मार्केट में जो बैंक है वो। तो अब मैंने क्या कर दिया, 100 करोड़ चाहिए थे,
तो 100 करोड़ में से मैंने लगभग 20 यहाँ से सपोज करो कि इनसे जो है सपोज मान लीजिए ले लिया मैंने 200 करोड़ ले लिया, इनसे 200 करोड़ ले लिया, इनसे 200 करोड़ ले लिया, इनसे 200, क्योंकि मेरे ही तो है, दे दे इन्होंने। और इस बैंक से मैंने ले लिए 100 करोड़, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक का जो वेटेज है वो कितना है, टोटल लोन है 900 करोड़ का, कितना 900 करोड़ का लोन है। इनमें से बैंक का रेशियो कितना बन रहा है, बैंक का रेशियो बन रहा है सिर्फ 100, यानी कि 100 डिवाइड बाय 900 अगर आप करेंगे तो यहां पर बैंक का जो भी रेशियो है अंदाज से मेरे ख्याल से 11% समथिंग कुछ बनेगा ना, तो 11 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटेज है जो बनेगा, यानी कि 100% लोन में से इस बैंक का तो लोन खाली 11% है। अब जब वापस लोन लौटाने की बारी आई, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इन पांचों की मीटिंग करवाई, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि मेरे पास तो अभी खाली 1 करोड़ बचा है, अब 1 करोड़ में से मैं ये चाहता हूं कि मैं तुमको प्रपोज नेट पे करूंगा। पांचों की मीटिंग बैठाई और यहां पे वोटिंग करवाई मैंने। अब देखो मुझे बताओ, जब आप इस तरीके से वोटिंग करोगे तो 89% जो आपके सिस्टर कंसर्न है वो बोलेंगे हाँ मंजूर है, उन्होंने यस कर दिया, और आप 11% वाले जो बैंक हैं वो कह रहे नो। तो अब मुझे बताओ कि 11% का कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अब ऐसी ही कुछ कहानी इस केस के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा अंदर की गहराई में लेके चलता हूं। देखो क्या है जी कि हमारे देश में एनसीएलटी हमने बना रखी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जब कभी कोई इंसॉल्वेंसी का जो आपको लगाना पड़ता है ना प्रपोजल रिजोल्यूशन, वो आप यहाँ पे फाइल है जो करते हो, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल फाइल जो है अपॉइंट किया जाता है, जिसको अपन आरपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरपी। तो अब क्या होता है कि आप इसी एग्जाम्पल के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़े, तो मतलब इनकी एक कमिटी होती है, इस कमिटी को मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर, ठीक है। तो इस कमिटी ऑफ क्रेडिटर क्या करेंगे, एक रीपेमेंट प्लान बनाएंगे, बोलेंगे कि भाई सिर्फ 1%, 1 करोड़ है जो पे किया जाएगा, यानी कि टोटल 900 करोड़ के बदले में 1 करोड़ होगा, इस रेशियो से रीपेमेंट किया जाएगा। ये बन गया मेरा रीपेमेंट प्लान। फिर इस रीपेमेंट प्लान को कोर्ट क्या करता है, एक व्यक्ति को अपॉइंट करता है जिसको कहा जाता है आरबी। ये बंदा पूरी रिपोर्ट रिसर्च करता है और देखता है कि हाँ भाई बकायदा क्रेडिटर्स की मीटिंग हुई थी क्या, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी क्या करता है, एक तरीके से सैंक्शन देता है कि हाँ बिल्कुल सारा काम जो है वो ठीक हुआ। तो अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ये क्रेडिटर्स कमेटी की जो एक तरीके से रिजोल्यूशन है, जो रीपेमेंट प्लान है, और जो आपके रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो अप्रूवल है, दोनों को ध्यान में रखते हुए मामले को डन करता है। ठीक, मेरे ख्याल से आपको सामान्य भाषा में मोटी मोटी बातों समझ में आ गई। अब आप जरा यहां पर आओ। हुआ ये था कि ये इस केस के अंदर जो है ना, पहले जो है 2 अलग अलग जजेस बैठे, जो एनसीएलटी के जो मेंबर होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर, ठीक है। तो अब उनमें पहले मैटर चला तो वो इक्वली डिवाइड हो गए, मतलब जुडिशियल मेंबर कह रहा है कि हाँ प्रक्रिया सही है, लेकिन टेक्निकल मेंबर कह रहा है कि नहीं गलत लग रहा है, ऐसा थोड़ा ना होता है, मतलब आप खाली 622,000 करोड़ की जगह खाली जो है 6 करोड़ दे रहे हो वगैरह वगैरह। तो उसने कुछ पॉइंट है जो रेज किए कि भाई ये ठीक नहीं लग रहा है। तो फिर क्या हुआ, मामला इक्वल हो गया। तो इक्वल हुआ तो इससे प्रक्रिया ये कहती है, आईबीसी 2016 का कानून ये कहता है कि जब 2 इक्वल हो जाए ना तो फिर मैटर को तीसरे जज के पास रेफर किया जाता है। तो फिर यहाँ पे थर्ड जज मेंबर, जो ऑनरेबल मेंबर उनको अपॉइंट किया गया, उनका नाम था नीलेश जी शर्मा। ऑनरेबल मेंबर नीलेश जी शर्मा जो है ये थर्ड मेंबर थे और केस को इनके पास भेजा गया। अभी जो आपके पास जजमेंट आपको देखने वाला है वो इन्हीं का जजमेंट है, ठीक है। तो अब इस केस के अकॉर्डिंगली सारा मैटर है जो चला। अब आप यहां पर जरा एक लिस्ट को देखिए। देखो अब ये पूरा उन्होंने बता रखा है कि एनसीएलटी के प्रेसिडेंट ने ये केस हमको रेफर किया, पहले अशोक कुमार भारद्वाज और रीना सिन्हा इनके पास मैटर था, लेकिन अब क्या हुआ कि ये एग्री कर गए थे, ये एग्री नहीं हुए, तो 1:1 में मैच टाई हो गया। तो हमने थर्ड जज के पास में, थर्ड मेंबर के पास में केस को रेफर किया हुआ। ये प्रोसीजर का पार्ट है, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि 2022 में इंडिया बुल्स हाउसिंग ने एक जो है इस तरीके से इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीजर की जो है पिटीशन है जो फाइल करी। फिर क्या हुआ कि वो अगला बंदा सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्टे दे दिया कि नहीं अभी आपको इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया नहीं करनी है। स्टे आ गया, 2 साल तक स्टे रुका हुआ रहा। आज हम 2026 में इस मैटर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मैटर 4 साल पहले 2022 के अंदर स्टार्ट हो गया था। सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया तो स्टे 2 साल तक रहा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपने स्टे को वापस वैकेट कर दिया, सेट असाइड कर दिया। तो जैसे ही स्टे हटा तो फिर ये इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया फिर से स्टार्ट हो गई। फिर क्या हुआ, यहां पर एक व्यक्ति है मिस्टर आरपी सरोग जी, इनको क्या किया, अपॉइंट है जो किया गया, इनको बोला कि तुम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हो, आप इसको लिक्विडेटर कह दीजिए या फिर एक ऐसा पर्सन कह दीजिए जो सारी चीजों को क्रॉस चेक करके बताएगा। इसको अपॉइंट है जो किया।
रीपेमेंट प्लान वगैरह सब कुछ है जो ऑब्जर्व है, जो किया गया वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आप देखते जाना, मैं सिर्फ आपको देखो टोटली जजमेंट 144 पेज का है, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट है जो लेके आ रहा हूं ताकि कम समय में सारी बात को समझ सकें। अब देखो सबसे बड़ा जो पॉइंट आया था ना वो ये था कि क्रेडिटर्स कहीं सारे थे। जैसे इस केस में क्या हुआ, इस केस में जब ये प्रपोजल दिया गया कि भाई 900 करोड़ के बदले में 1 करोड़ दिया जाएगा, 1/900, तो फिर ये जो क्रेडिटर थे ना, ये बैंक मार्केट वाले, इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा यार ये कोई बात तो ना, बाकी चारों ने अप्रूव कर दिया लेकिन इसने विरोध कर दिया। तो इनको मैं कहूंगा जिन्होंने अपनी कंसेंट दी है, जिन्होंने अपनी कंसेंट दी है, और ये वो है जिन्होंने कंसेंट नहीं दी है। इनके लिए अपन वर्ड यूज करेंगे डिसेंट। देखो क्रेडिटर का मतलब होता है जो आपको पैसे क्रेडिट पे देता है, उधार देता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर। और जो पैसे उधार लेता है इसको बोला जाता है डेटर, DEBTOR, ठीक है। अब जरा वापस आ जाऊं, तो यहां पर क्या हुआ, इस पॉइंट पे जो एक तरीके से डिसेंटिंग क्रेडिटर्स थे ना, उनका ये कहना है कि दे वर नॉट एडेड एज पार्टी टू द एप्लीकेशन, क्योंकि जो मेन एप्लीकेशन थी उसमें उनको पार्टी नहीं बनाया गया, तो इसलिए उनको जो रिप्लाई है उसको क्या नहीं किया जा सकता, रजिस्ट्री स्क्रूटनी नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने अपना डिसेंट बताया था, तो उस स्टेज पर उन्होंने बोला कि हमारा ये पॉइंट यहाँ पे आप कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि हमें मेन एप्लीकेशन में पार्टी नहीं बनाया गया। ये इनका एक विरोध अपनी जगह पे चल रहा था। दूसरा विरोध ये भी था, मतलब जो डेटर था ना, पैसे उधार लेने वाला व्यक्ति, वो ये कह रहा है कि साहब ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है इसने कुछ क्रेडिटर्स के जो क्लेम है वो गलती से एडमिट कर दिए कि पे करना ही करना है। ये उसने अपना भी विरोध है जो जताया, ठीक। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो शायद आप लोगों के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है जो होगा। आप ये लिस्ट देख पा रहे हो, ध्यान से देखना, बिल्कुल ऑफिशियल आंकड़ों के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। अगर कोई भी व्यक्ति कह दे कि डेफिमेटरी मैटर है जो हो रहा है ना, तो फिर भैया आप ऑफिशियल जजमेंट जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इनडायरेक्टली इस पब्लिक डॉक्यूमेंट को चैलेंज जो कर रहे हो। सी, ये आपको जो लिस्ट दिखाई दे रही ना, टोटल इसमें 23 मेंबर्स है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हुआ, टोटल 23 मेंबर्स है। आप इस 24 को हटा दो, टोटल का कॉलम है। 23 मेंबर्स का टोटल परसेंटेज कितना है? 100%। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लेंथी बनेगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बात जो है ना देश की इकोनॉमी की है। मतलब आप समझिए कि 22,000 करोड़ कोई छोटा फिगर है जो नहीं होता है ना। तो यहां पर 100% का जो रेशियो है, अब इस रेशियो के अंदर कौन कौन सी कंपनियां हैं आप देख पा रहे हो। ये जो येलो हाईलाइट किए हुए हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस, RBL, यूनियन बैंक, इन सभी ने जब कमेटी की मीटिंग हुई ना, तो वो उस प्रपोजल के अगेंस्ट थी। उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ा ना होता है, 22,000 करोड़ की जगह आप 6 करोड़ ऑफर कर रहे हो, नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये अगेंस्ट में थी। बट एट द सेम टाइम अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ कंपनियां फेवर की भी है। अब मुझे बताओ, आज के जमाने में ऐसा कौन सा उधार देने वाला इंसान है जिसको 100 रुपए के बदले में 30 पैसे पकड़ाए जाए और वो बोले हाँ हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आज के जमाने के इंसान आपको यहां पे दिखाई देंगे। ये दिख रहा है आपको, वर्ल्ड क्रेस्ट एडवाइजर 28% लोन में से इसका हिस्सा था। इतना ही नहीं, एक लेमोनेड कैपिटल एडवाइजर, इसका 16%, 16.85% हिस्सा था, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर और भी मैं आपको बताऊं, अब जैसे HDFC बैंक, ये जितने भी आपको पब्लिक बैंक दिखाई दे रही है, ये इस रीपेमेंट प्रपोजल के अगेंस्ट में थी, ठीक है। कैनेडा बैंक, ये भी क्या थी? अगेंस्ट में थी। अब आप इसको देखो, कैटलिस्ट ट्रस्टशिप 11% से ज्यादा का हिस्सा है, ये फेवर कर रही थी, ये कह रही नो प्रॉब्लम, गिव मी 30 पैसा फॉर द ₹100, आई हैव नो इशू। तो अब ये 23 में से यानी कि कई सारे ऐसे लोग थे जो क्या थे, आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना। These people 1 2 3 4, इनके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एसोसिएट्स। क्या बोलेंगे कि भाई इनमें तो ये एसोसिएट ही थे। इन लोगों ने जो इस तरीके से पैसा, देखो ये बहुत बड़ी गणित है, सामान्य व्यक्ति में समझने की बात करें ना तो आसानी से समझ में नहीं आएगा, है ना। मतलब आप इतना जो लोन ले रहे हो उसमें से आप 80% ज्यादा ऐसे व्यक्तियों को दिखा रहे हो जो कि आपके इनडायरेक्टली एसोसिएट है। बाकायदा आरोप भी लगे इसके अंदर। जब आप इस केस को पूरा पढ़ेंगे ना तो इनफैक्ट बैंकों ने आरोप भी लगाया। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, आप समझिए हाईलाइटेड टर्म को, द रीपेमेंट प्लान, यानी कि ये जो प्लान सबमिट किया गया ना कि हम ऐसे वापस पैसा पे कर देंगे, तो रीपेमेंट प्लान प्रपोज बाय द पर्सनल गारंटर, यहां पे पर्सनल गारंटर का मतलब डॉक्टर सुभाष चंद्र, ठीक है। तो PG वाज लायबल टू बी रिजेक्टेड। तो बैंक कह रहे हैं कि भाई उनका ये जो प्रपोजल है रीपेमेंट का 6 करोड़ पे करना बदले कितने 22,000 करोड़ के, वो रिजेक्ट होना चाहिए। सिंस द मेजोरिटी क्रेडिटर्स, वो कह रहे हैं कि मेजोरिटी क्रेडिटर जो वो तो इनके एसोसिएट हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज बता रहा हूं मैं आपको,
मतलब कि बैंक ये कह रहा है कि यार मेजोरिटी जो आपके क्रेडिटर्स आप दिखा रहे हो वो तो आप ही के एसोसिएट हैं, है ना, तो फिर आप ये प्लान जो है कैसे अप्रूव करा सकते हो। फर्दर, प्रायर टू प्लेसिंग द रीपेमेंट प्लान फॉर कंसिडरेशन डिस्पाइट लिबर्टी हैव बीन ग्रांटेड टू द ऑनरेबल ट्रिब्यूनल। तो अब यहां पर इस तरीके से जो है लिबर्टी ग्रांट करने की बात है जो की गई है। अब आप इसको देखो, वो ये कह रहे हैं कि 5 आउट ऑफ 23 क्रेडिटर्स, मतलब टोटल 23 क्रेडिटर्स हैं, इनमें से 5 क्रेडिटर्स के पास में टोटल लोन का 62% है और वो सारे के सारे फेवर में, अभी मैंने आपको टेबल बताई थी ना, तो टोटल उनका मिला के 62% से भी ज्यादा, इसलिए वो फेवर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको 22,000 करोड़ की जगह 6 करोड़ दे दो, हम प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वो कह रहे हैं 62% जो है, ये लोग कौन है, ये लोग कहीं न कहीं जो है ना वो एक तरीके से एसोसिएट एंटिटी है पर्सनल गारंटर की। मैं आपको बताना चाहता हूं इस 144 पेज के जजमेंट के अंदर मेन मुद्दा इसी पॉइंट पे अटका हुआ था, ठीक है। ये हुआ, फिर इन्होंने और भी कई पॉइंट बताए कि भाई हमको नोटिस आपने कम दिया वगैरह वगैरह। अब आप ये देखिए LIC का पॉइंट, 22,000 फिगर आया कहां से मार्केट में, ये इतनी सारी वीडियोस बन रही है ना, तो 22,000 का फिगर लाए कहां से, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट LIC हाउसिंग फाइनेंस ने पूरे के पूरे आंकड़े बताए। LIC फाइनेंस ने ये कहा दैट अगेंस्ट एडमिटेड क्लेम, मतलब पहले क्या था कि इन्होंने एक तरीके से क्लेम एडमिट कर दिया था, ठीक है, बाद में खुद ने क्या कर दिया, मना है जो कर दिया, फिर ये वापस इस प्रोसीजर पे आ गए। तो LIC कह रही है कि भाई इन्होंने टोटल 22,000 करोड़, 22,006 करोड़ का, 22,006 करोड़ की जगह अब 6 करोड़ बचा है, 22,006 करोड़ में से इन्होंने पहले एडमिट किया था, और अब जो आप ये रीपेमेंट प्लान लेके आए हो इस इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत, उसमें इन्होंने क्या कर दिया, इसको 6 करोड़ है जो कर दिया, ठीक है। अब यहां पे LIC का इकलौता, सिर्फ LIC हाउसिंग फाइनेंस का 1322 करोड़ इकलौता फंसा हुआ है, और उसमें से उसको मिल कितने ने, 38 लाख रुपए मिल रहे हैं। 1322 करोड़ LIC हाउसिंग के बदले 38 लाख रुपए ही मिल रहे इसको यहां पे। तो ये जो नेगोशिएशन अप्रूवल है जो नहीं होना चाहिए, ये फिगर यहां से आता है, ऑफिशियल फिगर आपके सामने है। और पता है इन्होंने कहा कि भाई ये 6 करोड़ रुपए पैसा कैसे लाओगे आप, 6 करोड़ का भी इन्होंने सोर्स बताया कि देखो भाई 2.5 करोड़ मेरे खाते में पड़े हैं, कौन, डॉक्टर सुभाष जी चंद्रा, और 4 करोड़ जो है ना वो मेरे पास कुछ शेयर्स हैं जिनको मार्केट में बेचूंगा तो उनसे इतनी वैल्यू आ जाएगी। और आपको पता है 6 करोड़ रुपए जो भी पे किए जा रहे हैं ना, उसमें भी लिखा है कि ये टेंटेटिव है, हो सकता है इसमें से कम हो सकता है इसमें से ज्यादा हो, मतलब 6 करोड़ भी पूरे पे करेंगे कि नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी है जो नहीं है। टोटली सरप्राइज, मतलब कानून का इस तरीके से लूप होल बनाया जा सकता है, ये जजमेंट वाकई में देश की इकोनॉमी का एक फाइनेंशियल ब्लंडर है जो यहां पे साबित है जो होता है ना। तो इस केस में डेफिनेटली अगर आने वाले टाइम में अगर कोई मूवी बने ना तो सरप्राइज मत होना, हर्षद मेहता स्कैम कह दीजिए, कुछ और कह दीजिए, तो डेफिनेटली आपको पता है गवर्नर मूवी बनी थी अभी, है ना, उस गवर्नर मूवी के अंदर जो है एक बहुत शानदार रोल प्ले किया था, भाई देश में इस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस है जो आने वाला है, तो वैसा का वैसा जो है ना ब्लंडर यहाँ पर आपको देखने को एक तरीके से मिल सकता है। तो ये सीन रहा यहाँ पे, ठीक है। इस जजमेंट ने कहीं पर PG लिखा है तो मतलब पर्सनल गारंटर। अब देखो इन्होंने नाम बता दिए, ये वीना, वर्ल्ड चेस, डायरेक्ट मीडिया, लेमोनेड, कॉर्पोरेट, ये कहा कि ये 5 मिलकर 62% शेयर ले रहे हैं, ये 5 मिलकर जो है इतने क्रेडिटर्स है जो क्रिएट है जो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट आपके सामने आया। अच्छा, मुद्दा ये भी था कि जो क्रेडिटर्स कमेटी ने जो डिसीजन लिया है क्या उसको मानने के लिए जो ये ट्रिब्यूनल है वो बाउंड है क्या, है ना, ये पॉइंट भी यहां पर सामने आया। अब आप देखिए ये ब्लंडर, इसको, इस बात को सुनने के बाद में हो सकता है आप कमेंट बॉक्स के अंदर देश की पार्लियामेंट को भी एक तरीके से दोषी ठहराएंगे। क्यों, 2026 में 2016 के इस कानून का एक तरीके से उल्लंघन है जो हुआ। एक्चुअल में जब मुद्दा ये चला कि भाई क्या ये जो क्रेडिटर्स कमेटी ने जो रीपेमेंट प्लान बनाया है इसको एक्सेप्ट करने के लिए ट्रिब्यूनल बाउंड है क्या, तो जो इनकी तरफ से जो वकील साहब थे ना उन्होंने एक हवाला दिया, उन्होंने कहा कि साहब 2026 के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ है, 2026 में एक अमेंडमेंट है जो हो रखा है, और उस अमेंडमेंट के तहत क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क, मतलब आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट, सामान्य भाषा में बात करूं तो मैं आपसे, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इस तरह का रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क अगर पास हो जाता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कानून के तहत, तो फिर वो जो मामला होगा ना वो एक तरीके से जुडिशरी के अधिकारों को मिनिमम कर देगा, यानी कि मिनिमल द जुडिशियल इंटरवेंशन, फिर इस केस में जुडिशरी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। और ये बात एक्सप्रेसली इस इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कानून 2026 के अंदर मेंशन है जो की गई। सरप्राइजिंग फैक्ट है यहां पर ये 2016 का कानून, सवाल ये आता है कि 2026 में अचानक इस तरीके से क्यों मॉडिफाई किया गया, क्या यह एक तरीके से प्लान तो नहीं था। अगर एक सामान्य व्यक्ति के इशारे से समझे तो यहां पर संदेह भी उत्पन्न है जो होता है, लेकिन
हम तो कानून से बंधे हुए हैं, कानून की ही बात कर सकते हैं। तो 2026 में फिर ये अमेंडमेंट कानून आया जिसने 2016 वाले पॉइंट में ये चीज ऐड ऑन करी कि भाई अगर इस तरीके से क्रेडिटर के द्वारा कोई इनिशिएट किया जाता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, उसके तहत कोई फ्रेमवर्क बनता है, यानी कि एक तरीके का अगर कोई रीपेमेंट प्लान आपस में एग्री करते हैं तो उसमें जुडिशियल इंटरवेंशन जितना कम हो उतना एक्सेप्ट होगा। ये बात यहां पे लिखी गई, ठीक है। आप चाहे तो इस पैराग्राफ को वापस जरूर पढ़िएगा, ये बकायदा ऑफिशियल जजमेंट का कंटेंट है, ठीक है। मैं आपको पैरा नंबर यहां पे पेज नंबर 57 के आसपास, कौन सा पेज नंबर है, यस 57 पे आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी, ठीक। अब यहां पर मैं फिर से कह रहा हूं, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी पर्टिकुलर पर्सन, मैं सिर्फ आपके सामने वही बात कर रहा हूं जो लीगल एस्पेक्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट कहता है। अब आगे देखो यहां पे, ठीक है। अ रीपेमेंट प्लान वुड बाइंड ओनली ऑन असेंटिंग। अब सवाल ये आता है कि अगर रीपेमेंट प्लान है तो क्या वो दोनों तरीके के क्रेडिटर्स पे लागू होगा क्या? मतलब आपने डिसाइड किया कि आप 100 रुपए में से 30 पैसा देंगे, तो सिर्फ इनके ऊपर लागू होगा जो एग्री कर रहे हैं, या इस पर भी लागू होगा जो एग्री नहीं कर रहा है? तो वैसे आपको अब मैं एंड में लेके जाता हूं, ये है फाइनल जजमेंट। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे इन्होंने अपना फाइनल, थर्ड मेंबर ने क्या एनालिसिस किया वो मैं आपके सामने बता देता हूं। मैं बात कर रहा हूं यहां पे इस ऑर्डर के पेज नंबर 72 की। तो यहां पर इन्होंने अलग अलग इश्यूज बनाए। सबसे पहला इशू ये है कि भाई ये जो आप क्रेडिटर जिनको डिस्प्यूट कर रहे हो ना कि भाई ये इसके एसोसिएट हैं, ये तो इसके संपर्क वाले क्रेडिटर्स थे, तो यहां पे इन्होंने क्या जजमेंट दिया, जो ऑनरेबल थर्ड जुडिशियल मेंबर है इनका यहां पे ये कहना है अलग अलग पॉइंट के ऊपर, यस सो वी हैव, अच्छा ये पॉइंट इन्होंने डिपेंड कराया कि अगले वाले पॉइंट पे डिसाइड जो किया जाएगा। फिर एक दूसरा इशू आया कि जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है इसने अपना काम ईमानदारी से किया है क्या इसने कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो नहीं करी क्या, ये दूसरा इशू था, है ना। तो इसको भी इन्होंने यहाँ पे क्या किया, फर्दर है जो क्लासीफाई किया, क्या कोई शॉर्टर नोटिस दिया गया है क्या, मतलब बैंकों का ये भी कहना था कि भाई आपने जो ये क्रेडिटर्स की मीटिंग कराई ना इसमें हमको नोटिस बहुत शॉर्ट है जो दिया गया, तो ये पॉइंट भी यहां पर आपके सामने आया। तो इस तरीके से अलग अलग इशू हैं जो फ्रेम हुए, और लास्ट में कि ये जो इस तरीके से स्कीम है रीपेमेंट करने की 22,000 करोड़ के बदले में 6 करोड़ की, तो क्या ये आईबीसी कानून के तहत ठीक है क्या, ये जो है ना इशू इन जुडिशियल मेंबर के सामने आए, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना, यहां पर मैं इससे पहले कि जुडिशियल मेंबर के फाइनल इश्यू बता देता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी भी हम कानून को पढ़ते हैं ना तो कानून का सेगमेंट उस वे में डील करना बहुत जरूरी होता है। अभी जैसे सुनने में आया कि डॉक्टर सुभाष चंद्र ने एक अपना वापस बयान भी दिया कि मीडिया के अंदर कई लोग जो है मिसगाइड करने का प्रयास है जो कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि लोन लिया, जबकि मैंने पर्सनल लोन कुछ नहीं लिया है, मैंने सिर्फ गारंटी है जो दी थी, ठीक है। तो मैं आपको बताना, ये आपको पीछे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, जब हम जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम लिंकिंग ऐप पर डील करते हैं ना, मतलब स्टूडेंट को जब जुडिशरी एडवोकेसी की पढ़ाई हम करवाते हैं लिंकिंग ऐप पर, तो उस समय बकायदा डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर बना के बताते हैं। तो ये जो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है ये है गारंटी के कानून की। जब आप गारंटी लेते हो ना तो कब गारंटी इनवैलिड होती है, कब गारंटर फ्री हो जाता है, कब गारंटर लायबल है जो रहता है, ये पूरा का पूरा कंटेंट यहां पर आपके बीच में इस तरीके से दिखाया जाता है कि ना हम इस चीज को उसमें, ये ट्रायंगुलर का एग्रीमेंट होता है, ये लोन लेने वाला प्रिंसिपल डेटर, ये लोन देने वाला क्रेडिटर, और ये बंदा जो बीच में गारंटी है जो ले रहा है। यहां पे डॉक्टर सुभाष चंद्र का स्टेटस क्या है, ही इज अ पर्सनल गारंटर, जो कंपनी ने लोन ले रखा है उसका। अब यहां पर आप समझिए, सीधी सी बात है कि जो गारंटर होता है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी जो है वो फुल अमाउंट के लिए रहेगी अगर जो डेटर है वो पेमेंट नहीं करता है तो, और एक तरीके से इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इवन अगर मान लीजिए कि उन्होंने डेटर के खिलाफ केस नहीं किया ना, ओरिजिनल लोन लेने वालों के खिलाफ, तो भी वो पर्सनल गारंटर के खिलाफ लोन केस है जो कर सकते हैं। ये सारी बातें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखी है। इसलिए ये जो बात कहना कि भाई मैंने लोन नहीं लिया था, तो वो अपने बात में लीगली जस्टिफिएबल है जो यहां पे नहीं होती है। अब आप आ जाइए मेन मुद्दे पर। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो कैंडिडेट्स जुडिशरी को प्रिपेयर करना चाहते हैं या कानून को ऑब्जर्व करना चाहते हैं वकालत के पर्सपेक्टिव से, कॉर्पोरेट प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से, तो आप लोगों का स्वागत है। आप लिंकिंग ऐप पर जुडिशरी गाइडेंस को डील कर सकते हैं। अब यहां पर आपके सामने मैं लेके आ जाता हूं जो जज साहब ने तीनों बातें कही वो। नंबर 1, पहला इन्होंने ये कहा कि भाई अथॉरिटी के पास में इस रीपेमेंट को अप्रूव करने का सवाल ही नहीं आता है। यहां पर तो बात सिर्फ इतनी आती है कि वो रीपेमेंट प्लान प्रॉपर्ली प्लान जो एग्जीक्यूट किया गया कि नहीं किया गया। ऐसा कहते हुए इन्होंने एक एक करके इश्यू को सॉर्ट आउट किया। अब आप देखो, मैं आपको काम की बातें पढ़ा देता हूं। नंबर 1, यहां पर क्या लिखा हुआ है, आई का मतलब मैं ये होल्ड करता हूं कि ना तो ये आईबीसी कोड और ना ही इस केस के प्रेजेंट फैक्ट warrant remitting the matter for fresh investigation or directing a forensic audit as precondition for the approval of repayment plan।
मतलब इसमें कहीं पर भी आपको फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करवाने, फॉरेंसिक ऑडिट कराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। कौन? जुडिशियल मेंबर ऐसा कह रहा है। अब आगे देखो, अब सवाल यह है कि ये जो डिस्प्यूटेड क्रेडिटर्स है जिनको आप बार बार कह रहे हो कि भाई ये तो आपके एसोसिएट्स हैं, तो इन्होंने क्या किया, इसका क्या जवाब दिया? अपनी जो भी फाइंडिंग है, इनका ही कहना है कि आई होल्ड दैट ऑब्जेक्टिंग क्रेडिटर्स हैव फेल्ड टू एस्टैब्लिश दैट वीना स्टार्ट में, ये जो पांचों के नाम आ गए ना, तो जो बैंक ऑब्जेक्ट कर रही थी ना कि भाई आपने ये जो कमेटी के अंदर 80% तो इन लोगों को बैठा रखा है या 22% लोगों को बैठा रखा है, तो वो कह रहे हैं कि ये जो बैंक है ना, इनको बोला जाएगा ऑब्जेक्टिंग क्रेडिटर्स, ये फेल्ड हो गए, ये साबित ही नहीं कर पाए कि ये जो 5 लोग हैं ना जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 100 रुपए के बदले में हमको 30 पैसा दे दो, तो ये जो लोग हैं ये इनके एसोसिएट्स हैं, इस बात को जो ऑब्जेक्टिंग क्रेडिटर्स है वो साबित ही नहीं कर पाए, ऐसा जुडिशियल मेंबर ने सेकंड पॉइंट कहा। और आगे देखो, कभी भी जजमेंट है ना डायरेक्ट नहीं आता है, उसके नीचे कड़ी से कड़ी इस तरीके से जोड़ी है जो जाती है, तो सारे इशू फ्रेम किए गए। और क्या लिखा कि भाई वो जो बीच वाला बंदा था ना रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, क्या उसने अपना काम ईमानदारी से किया है क्या? तो क्या लिखा है, आई होल्ड दैट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने जो स्टैट्यूटरी फंक्शन है उसको एक तरीके से डिस्चार्ज करने में थोड़ी लापरवाही करी है, लैप्स किया है। लेकिन साथ ही साथ में क्या लिखा है यहां पे, आगे उस पूरे पॉइंट को पढ़ना, हाउ एवर द रिमेनिंग एलिगेशन, जो बाकी के आरोप लगाए गए कि उन्होंने बेईमानी से काम किया, जानबूझ के जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया, रॉन्गफुल पार्टिसिपेशन किया, मैंडेटरी जो है उन्होंने अपना कामकाज नहीं किया, तो वो साबित नहीं होते हैं, और इसके कारण जो है आपकी जो प्रक्रिया है इसको हम क्या नहीं करेंगे, अपने आप में खत्म है, जो नहीं करने वाले, यानी कि जो फाइनल डिसाइड हुआ रेडी है। क्या बैंकों को नोटिस थोड़ा शॉर्टर दिया गया? क्या इस बात को उन्होंने एडमिट किया कि हाँ बैंक को जो नोटिस देना चाहिए था 14 डेज का, वो नोटिस प्रॉपर्ली नहीं दिया गया, लेकिन नोटिस शॉर्टर होने से प्रक्रिया इनवैलिड नहीं होगी, ये भी इन्होंने कहा। आई होल्ड दैट देयर वाज नॉन कॉम्प्लायंस विद द टाइमलाइन प्रेस्क्राइब अंडर सो एंड सो, सच नॉन कॉम्प्लायंस इन द पेक्युलर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस डज नॉट, ध्यान से सुनना, डज नॉट वारंट द रिजेक्शन ऑफ रिबेट। मतलब बैंक वाले बार बार चिल्ला रहे हैं गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ये कह रहे हैं नो, आपको क्या नोटिस ही तो शॉर्ट मिला ना, तो नोटिस शॉर्ट होने से क्या मैं पूरी प्रक्रिया जो है इनवैलिड कर दूंगा? नहीं, यहां पर मना कर दिया गया। अच्छा, क्या ये जो रीपेमेंट प्लान है वो लॉ के अकॉर्डिंग था? रीपेमेंट प्लान कौन सा वाला? वही जो 22,000 के बदले में कितना पे कर रहे हैं अपन? 6 करोड़ है जो पे कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि रीपेमेंट जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की सारी कंडीशन को। इस तरीके से ये जजमेंट आपके सामने है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको लीगली समझ पाए होंगे कि ये मामला आखिर बना कैसे। देखो, जब तक हम कानून की कड़ियां नहीं जोड़ते ना, तब तक सिचुएशन हमेशा आधी अधूरी रह जाती है। दिस इज द पॉइंट। आज इस वीडियो में मैंने एक प्रयास ये किया है कि आप बाकी के जो सीधे साधे पॉइंट उनको समझने के बजाय इस वे को ऑब्जर्व करें कि ऑफिशियल जजमेंट ने क्या क्या कहा। अब देखो, इसके अंदर अपील होने की संभावना है, बैंक वाले डेफिनेटली अपील है जो करेंगे, यहाँ पे नेशनल जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल है उसके पास में अपील भी होगी। लेकिन सोचने की बात यहाँ पर है कि किस तरीके से कई बार कानूनी लूप होल इतना बड़ा ब्लेंडर है जो क्रिएट कर देता है। अब बाकी आप लोग मुझे बताइए कि एक तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा। ये लीगल एनालिसिस है, ध्यान रखना। आप लिंकिंग लॉज को मैं बताना चाहता हूँ, लिंकिंग लॉ इज अ लीगल अवेयरनेस प्लेटफॉर्म, और चूंकि ड्यू क्वालिफिकेशन है इसीलिए अब कोई बात का एनालिसिस आपके सामने रख पाता हूं, ठीक है। नाउ फर्दर कोई भी अगर आप वीडियो देखते हैं तो ये जरूर देखें कि जो बंदा आपको पॉइंट ऑब्जर्व करके बता रहा है क्या वो उस योग्य के अंदर, उस फील्ड के अंदर जो है अपनी रिलेवेंट क्वालिफिकेशन रखता है कि नहीं रखता। क्योंकि क्या होता है कि उनकी ओपिनियन जो है फिर अपन एक्सेप्ट करने बैठ जाए। अगर मैं सिंपली किसी व्यक्ति से मेडिकल की ओपिनियन ले लूँ जबकि वो डॉक्टर नहीं है तो मामला गड़बड़ है जो हो जाता है। ओके, बाकी आप लोग बताइए कि इस एनालिसिस के बाद में आपका क्या कहना है। 22,000 करोड़ के बदले में सिर्फ 6 करोड़, क्या वाकई में ये आपकी आत्मा एक्सेप्ट करती है इसको, है ना। और इस तरह के मैटर के अंदर क्या ओपिनियन एज अ प्रोफेशनल आपकी बनती है, कमेंट बॉक्स में डिग्निटी के साथ में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।